Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. It's our third lecture of this week. We are at page number 254 and the topic is division of terrestrial ecosystem. As I have already told you that the terrestrial ecosystem is divided into four types, which were forest ecosystem, grassland ecosystem, desert ecosystem and tundra ecosystem. So first category हम करने जा रहे हैं, that is the forest ecosystem. और forest ecosystem is further divided into two types, tropical rain forest और temperate deciduous forest. थोड़ा सा मैं बड़ा जनरल और आसान ज़ुबान में अगर आपको समझाऊँ तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेटा वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन्स होती हैं और बड़े वाटर एरियाज़ होते हैं, जैसे अफ्रीकन जंगल्स है ना, ये वो वाले फॉरेस्ट आ जाते हैं. और टेम्परेट डेसीडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं ना, जो कूलर एरियाज़ के फॉरेस्ट होते हैं. डेसीडुअस यानी कि वो दरख्त वहाँ पे ग्रो करते हैं जो सीज़न आफ्टर सीज़न अपने लीव्स जो है फॉल ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और ठंडे इलाके होते हैं. तो ये टेम्परेट डेसीडुअस फॉरेस्ट कहलाते हैं. तो ये सामने आपको एक मैप दिखाया हुआ है जिसमें आपको अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान करेंगे, नीचे ये देखें की भी दी हुई है कि जितना ग्रीन एरिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको नज़र आ रहा है, फिर डेजर्ट है, सवाना, ये मुख्तलिफ टाइप्स के इकोसिस्टम जो है ना ये हाईलाइट किए हुए हैं. आपकी बुक में ये मौजूद है, आप इस पर फोकस करोगे. ये डिफरेंट ये इक्वेटर आपको दिखा. इक्वेटर आपको पता है ना कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो इस इमेजिनरी लाइन से ऑनवर्ड हम देखें तो इसके बिल्कुल साथ साथ के जो एरियाज़ होते हैं ना ये हॉटर एरियाज़ होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर लो होता चला जाता है, ये टेम्परेट रीजन्स होते हैं. और इसके दो डिफरेंट पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं बेटा तो ये हमारे पास एल्पाइन रीजन्स या जिनको पोलर रीजन्स कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ठंडे स्नोई एरियाज़ इसमें वो आ जाते हैं. तो होप सो किस तरह से आपको इस मैप की समझ आ जाए. और नेक्स्ट फिर हम पेज नंबर 255 पे देख रहे हैं सब मेजर इकोसिस्टम्स इन पाकिस्तान. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये देखें मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो आपको दिखाए उसमें टेम्परेट डेसीडुअस फॉरेस्ट आ जाते हैं. नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस वाले जो फॉरेस्ट हैं ये हमारे पास शुगरा और नीलम वैली में एग्जिस्ट करते हैं. आपको पता है ये बड़े कूलर रीजन्स हैं. उसके बाद कॉनिफरस, एल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, ये वो फॉरेस्ट है कॉनिफरस जहाँ पे कॉनिफर्स ग्रो करते हैं, जो चीड़ वगैरह के दरख्त हैं ना, ये हमारे नदरन माउंटेन्स ऑफ कागान, मालम जब्बा, दीर, चिल्लास, सवात, चित्राल, बेटा ये वो वाले फॉरेस्ट आ जाते हैं. फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो ये गिलगित और कश्मीर, वज़ीरिस्तान, लोअर चित्राल एंड नॉर्थ कल्लात में आपको ग्रासलैंड्स, मीडोज़ आपको मिलती हैं. डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करें तो ये हमें मियाँ वाली, भक्कर, फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, याज़मान, भावलपुर, खानपुर, रहीम यार खान और सिंध में, जैसे आपको पता है ना हमारे पास जो मेन डेजर्ट्स हैं वो हमें थल और थर दोनों हमारे जो मेन डेजर्ट्स हैं वो हमें इन्हीं एरियाज़ में मिलते हैं. फिर टुंड्रा इकोसिस्टम की बात करें तो ये हमें कराकरम माउंटेन्स और हिंदू कश जो है ये वहाँ पर मिलते हैं. ये बेसिकली जो पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर है ना, खुंजराब पास जिसको कहते हैं, वहाँ पर हमें टुंड्रा इकोसिस्टम मिलता है जो पे फ्रोज़न लाइफ जिसको आप कहते हैं, स्नोई एरियाज़ होते हैं. तो ये पाकिस्तान में जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसका एक आपने ओवरव्यू देखा. अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे थे तो उसमें हमारे पास टेम्परेट डेसीडुअस फॉरेस्ट्स आ जाते हैं इन पाकिस्तान. और ये हमें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम इन इकोसिस्टम्स को कर रहे हैं. इन पाकिस्तान टेम्परेट मॉइस्ट कंडीशंस आर प्रेजेंट इन नीलम वैली एंड शुगरा. दीज फॉरेस्ट ओरिजिनली कवर्ड इंडिया, सदर्न साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. यानी ये वो सब आपको कंट्रीज़ बताए हैं जिनमें पाकिस्तान के अलावा भी ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको टेम्परेट डेसीडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं. स्लाइटली फार्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर द रेनफॉल इज़ नॉट nearly as constant and there are pronounced wet and dry seasons, that means distinct summer and winter season. बिल्कुल जिस तरह हमारा एरिया ना बेटा जो टेम्परेट जोन्स होते हैं, ये वो जो ट्रॉपिकल जोन्स हैं ना वहाँ पे बड़ी यूनिफॉर्म रेनफॉल्स होती रहती हैं, ठीक हो गया. लेकिन जो टेम्परेट जोन्स हैं वहाँ पर रेनफॉल्स यूनिफॉर्म नहीं होती, कभी बारिश होती है, कभी बहुत बारिशें होती हैं, कभी नहीं होती. तो इस तरह से इन एरियाज़ में, जैसे आप हमारे कंट्री को भी, अपने मुल्क को भी देखो तो आपको पता है कभी समर्स आ जाते हैं, कभी एक्सट्रीम विंटर्स आ जाते हैं और रेनफॉल्स पे हमारे सीजन्स डिपेंड कर रहे होते हैं क्योंकि ये टेम्परेट रीजन्स हैं.
During dry season, the trees cannot get enough water from the soil to compensate for evaporation from their leaves. As a result, the plants have adapted to the dry season by shedding their leaves, thereby minimizing water loss. If the rains fail to return on schedule, the trees delay forming new leaves until the ड्राउट पासेस। जी, तो ये वो फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडुअस वर्ड का मैंने मीनिंग आपको बताया था ना कि इसमें वो ट्रीज़ होते हैं जो सीजनली अपने लीव्स को फॉल कर देते हैं। तो जब इन एरियाज़ में ये वो फॉरेस्ट हैं जहाँ पे जब ज़्यादा अरसे तक रेनफॉल्स नहीं होती, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए या वाटर को कंजर्व करने के लिए इन फॉरेस्ट में मौजूद ट्रीज़ जो हैं वो अपने लीव्स को शेड ऑफ कर देते हैं। और जब रेन्स होती हैं, मौसम अच्छा हो जाता है, कूलर हो जाता है, तो दोबारा से स्प्राउटिंग होती है और इन पे दोबारा से लीव्स आ जाते हैं। तो इस डेसिडुअस जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, इनमें जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो किस तरह से हैं। रेनफॉल देखें तो द एवरेज रेनफॉल इज़ बिटवीन 750 टू 1500 मिलीमीटर आपको मिलती है। टेम्परेचर जो है मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है जो 4 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाती है। यानी बड़ी आइडियल सी टेम्परेचर कंडीशंस आपको ऐसे फॉरेस्ट में मिलती हैं, जो नीलम वैली, शुग्रां जो एरियाज़ आपको बताए जा रहे हैं। उसके बाद प्लांट्स अगर देखें, वेजिटेशन इन एरियाज़ की देखें, इस तरह के इकोसिस्टम की, तो सम डोमिनेंट प्लांट्स आर टेक्सस बकैटा, पाइनस वैलिशियाना जिसको आप जलगोज़ा भी कहते हो, बर्बेरिस लाइसियम हो गया। ये डिफरेंट जो हिल्स पे आपको, माउंटेन्स पे आपको प्लांट्स मिलते हैं। मैनी हर्ब्स, इन प्लांट्स का आप अगर पूरा साइंटिफिक नेम ना भी कर सकें तो आप जीनस नेम कर लें, जैसे टेक्सस, पाइनस, बर्बेरिस स्पीशीज़ ग्रो इन these areas. Many herbs and shrubs are with height of 5 meter, ज़्यादा 5 meter taller shrubs यहाँ पर आपको मिलेंगी. Some grasses, ferns and other herbaceous plants make up the field layer. At the bottom or floor level, many mosses, liverworts and lichens covered with litter layer are present. बेटा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कोई भी प्लांट कैटेगरी हो जो आपको ना आती हो, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में प्लांट ही चैप्टर बड़ा डिटेल में पढ़ाए हैं। तो ये डिफरेंट आपको फर्न्स का बताया है, हर्ब्स का, श्रब्स का, लाइकन्स, यू नो विच आर द लाइकन्स क्या होते हैं, दे आर द व्हेन एल्गी एंड फंजाई ग्रो टुगेदर दे मेक लाइकन्स। तो इस किस्म का फ्लोरा आपको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलता है। एनिमल लाइफ अगर हम देखें तो सम वेरी कॉमन एनिमल्स आर मकाका, म्यूलेटो, ठीक है, जो रेसेस मोंकी है ये आपको मिलता है, इसकी रेसेस हमें मिलती हैं। और उसके अलावा हमें ब्लैक बियर मिलता है जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे एज सोलिनरोटस ट्राइबिटेनस, गॉट इट। देन फैलिस बेंगालेंसिस जो कि लेपर्ड कैट है, डियर एंड वुल्व्स विद वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट द लिटर। लिटर आप समझते हो ना, जो लीव्स फॉल करते हैं डायरेक्टली लैंड के ऊपर और डिकम्पोज होकर फिर उसको ह्यूमस में चेंज करते हैं। तो वो जो फ्रेशली फॉल्ड प्लांट पार्ट्स होते हैं उनको हम लिटर कहते हैं। और ये जब बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करते हैं तो ये ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए इन फॉरेस्ट में बड़ी आपको एनरिच्ड, क्योंकि डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना, इनके लीव्स गिरते हैं, जब वो लीव्स डिकम्पोज होते हैं, लिटर डिकम्पोज होता है, ह्यूमस यानी एक बड़ा फर्टाइल सॉइल में चेंज हो जाता है। तो ये बड़े ही आपको फर्टाइल किस्म के फॉरेस्ट मिलते हैं। उसके बाद अगर सॉइल कंडीशन की हम, ये एनिमल्स आपको दिखाए भी हुए हैं जो जिनका जिक्र हुआ है ना, ये आपको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट दिखाया हुआ है। सॉइल कंडीशंस अगर हम देखें तो द सॉइल ऑफ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज़ ग्रेइश ब्राउन इन कलर होती है, वेरी फर्टाइल सॉइल होती है, जो पहले मैंने आपको बताया बड़े रिच विद ऑर्गेनिक मैटर होती है, विद मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो रिच सॉइल्स होती हैं ना, फर्टाइल सॉइल्स होती हैं बेटा, उनकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो रिच सॉइल, उनमें प्लांट्स बड़े अच्छे ग्रो कर जाते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट अगर हम इन फॉरेस्ट में देखें तो ऑन temperate deciduous forest large mammals such as black bear, deer, wolves, bobcats and mountain lions were formerly abundant. बट द प्रीडेटर्स जो शिकार करने वाले एनिमल्स होते हैं हैव बीन लार्जली वाइप्ड आउट बाय ह्यूमंस, क्योंकि जो हंटर्स होते हैं उनको हंट आउट कर लेते हैं और इस तरह से वो जो डाइवर्सिटी है इन फॉरेस्ट की, एनिमल डाइवर्सिटी, उसको ज़ाहिर है इफ़ेक्ट करते हैं। नीड ऑफ लंबर एंड इट्स यूज़ इन एग्रीकल्चर हैज़ रिड्यूस्ड मैनी डेसिडुअस फॉरेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। जी, लंबर मतलब यूज़ करने के लिए जब लकड़ी होती है और डिफॉरेस्टेशन मैन करता है, इन जंगलात की जब हम कटिंग कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ की हर तरह की जो एनिमल लाइफ है, प्लांट लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास कॉनिफरस, एल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट आ जाते हैं। इन पाकिस्तान दीज फॉरेस्ट आर इन अपर कागान, दीर एंड चिल्लास, मालम जब्बा, इन सवात वैली। इन द वर्ल्ड दे स्ट्रेच अक्रॉस यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया में हमें ये मिलते हैं ऐसे फॉरेस्ट। एंड नॉर्थ अमेरिका, कैनेडा जस्ट साउथ ऑफ द टुंड्रा। नदरन कॉनिफरस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड टेगा, जिनको टेगा फॉरेस्ट भी हम कहते हैं। कंडीशंस इन टेगा आर हार्शर देन दोज इन द टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, यानी टेम्परेट डिसिडुअस में ज़्यादा कंडीशंस आइडियल होती हैं टेम्परेचर की और रेन की एज़ कम्पेयर टू दीज एल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट्स। Then the winters are longer and colder and the growing season is shorter. The few months of warm weather are too short to allow trees the luxurious growth of the regrowing. As a result, evergreen coniferous trees populate this type of forest almost entirely with small waxy needles. The needles यानी needle leaves मिलते हैं आपको इन plants में. The waxy coating and small surface area of the needles reduce water loss by evaporation during cold months, and leaves remain on the trees year round. Coniferous forests located at high altitude are called alpine, while coniferous forests located at the high latitude are called boreal. Can you differentiate between altitude and latitude? जी बेटा, अब आप देखें कि इसमें दो बातें आई हैं। एक तो हमने कहा कि जो कॉनिफरस, एल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट है, यहाँ पे ग्रोइंग सीजन शॉर्ट होता है, ज़्यादा ये बहुत कूलर रीजन्स रहते हैं, बहुत ठंडा मौसम रहता है, तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती। अब हम ये कहते हैं कि जो प्लांट्स ग्रो करते हैं जो हाई आल्टीट्यूड पे, आल्टीट्यूड बेटा होता है जब हम हाइट वाइज यानी कि फ्रॉम द सी लेवल जो डिस्टेंस होता है ना, ये हमारे पास आल्टीट्यूड हो जाता है। और हॉरिजॉन्टली जब हम मूव करते हैं पैरेलल और आइदर फ्रॉम द इक्वेटर ऑनवर्ड टुवर्ड्स द पोलर रीजन्स, तो ये हमारे पास लैटिट्यूडनल डिस्टेंस आ जाता है। ठीक हो गया। तो आल्टीट्यूड वाइज हाइट पे जो फॉरेस्ट डेवलप होते हैं कॉनिफरस, इनको कॉनिफरस एल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं, और जो लैटिट्यूडनल वाइज हाइट पे ग्रो करते हैं इनको हम कॉनिफरस बोरियल फॉरेस्ट का नाम देते हैं। और उनके जो ट्रीज़ हैं नीडल लीव्स इन पे आते हैं ताकि सरफेस एरिया लीफ का कम से कम हो और कम से कम वाटर लॉस्ट हो। और इसी तरह से इनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है ताकि वाटर कम से कम इवेपोरेट हो, क्योंकि ज़ाहिर है वाटर कंजर्व करना होता है प्लांट्स ने, क्योंकि ये हाई आल्टीट्यूड पे हैं, ये स्वेयर सनलाइट को फेस कर रहे होते हैं, इसलिए इनके अंदर ये अडेप्टेशंस होती हैं। अच्छा, फिर अगर हम नेक्स्ट, ये आपको एनिमल्स भी आप डिफरेंट टाइप के देख रहे हैं इसमें, और ये यहाँ पे हम इस पेज नंबर 257 नेक्स्ट कॉन्टिन्यूएशन में पहुँचते हैं। आपको अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट के एनिमल और प्लांट लाइफ दिख रही है डायग्राम में। उसके बाद हम इसका स्नो कवर एंड टेम्परेचर की अगर बात करें हम बोरियल फॉरेस्ट के अंदर, तो देयर इज़ अ कांस्टेंट कवर ऑफ स्नो कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग स्वेयर विंटर, टेम्परेचर्स में बी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट अप टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। गॉट इट बेटा। देन एनिमल एंड प्लांट लाइफ की बात करें तो बिकॉज ऑफ इट्स हार्श क्लाइमेट द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज़ मच लो। बहुत ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स आपको नहीं मिलेंगी जब हार्श क्लाइमेट वाला कोई भी एरिया होगा, इकोसिस्टम होगा। लार्ज मैमल्स, बिसन, वुल्फ, ब्लैक बियर डियर, मार्कोपोलो शीप एंड स्मॉलर एनिमल्स सच एज स्मॉल कश्मीर फ्लाइंग स्क्वायरल, स्नो शू हेयर, वोल्वरीन, क्रॉस बिल्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जो आपको इस तरह के जंगल्स में मिलते हैं। प्लांट्स लाइक पाइनस वेलिशियाना, जो चलगोज़ा है, पाइनस रॉक्स बट जाए जिसको हम चीड़ का दरख्त कहते हैं, एबीज पिंड्रो, पाइसिया स्मिथियाना, सेडस देवदार ट्री जो हमारा पाकिस्तान का नेशनल ट्री भी है, ये सारे आपको इन कॉनिफरस, एल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट में मिलते हैं। और ह्यूमन इम्पैक्ट को हर इकोसिस्टम में हम देखते हैं, तो ड्यू टू सिवियरिटी ऑफ क्लाइमेट एंड रिमोटनेस, यानी ये रिमोट एरियाज हैं, दूर दराज इलाके हैं। मोस्ट ऑफ द कॉनिफरस फॉरेस्ट रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड, बट दीज फॉरेस्ट आर मेजर सोर्स ऑफ लंबर फॉर कंस्ट्रक्शन, सो फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड इन द वर्ल्ड। जी, लंबरिंग की जाती है, ट्रीज़ को काटा जाता है यूज़ के लिए, फ्यूल के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, जिस वजह से ये जंगल्स हमारे बहुत ज़्यादा इन पर बैड इम्पैक्ट आ रहा है और फॉरेस्ट एरिया दुनिया का कम होता चला जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकोसिस्टम एंड फॉर आवर अर्थ। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है द ग्रास लैंड इकोसिस्टम।
तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को अगर हम देखें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर फाउंड इन गिलगित कश्मीर, वजीरिस्तान, लोअर चित्राल एंड नॉर्थ कल्लात. इन द वर्ल्ड यू कैन सी अ लार्ज ग्रासलैंड इन द सेंटर ऑफ द यूरेशियन कॉन्टिनेंट. ग्रासलैंड प्रेजेंट इन टेम्परेट क्लाइमेट्स आर आल्सो कॉल्ड prairies. जी, टेम्परेट क्लाइमेट, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस वाले एरियाज़ में जो ग्रासलैंड्स डेवलप होते हैं इनको हम prairies कहते हैं, सच एज prairies ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना. दीज ग्रासलैंड्स डोंट हैव वुडी प्लांट्स सो दे आर नोन एज prairies. जिनमें वुडी प्लांट्स नहीं मिलते, आपको दूर दूर तक जस्ट टॉल ग्रासेस ग्रो करती हुई नज़र आती हैं, इनको हम prairies का नाम देते हैं. बट द ग्रासलैंड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट हैव वुडी ट्रीज एंड आर कॉल्ड सवाना. जी बेटा, तो दो तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं, एक prairies, दूसरे सवाना. prairies ऐसे ग्रासलैंड्स होते हैं जिनमें बीच में आपको कोई ट्रीज़ दूर दूर तक नहीं दिखते, वो जस्ट ग्रासेस ग्रो करती हैं. और सवाना ऐसे ग्रासलैंड्स होते हैं जिनमें दूर दूर आपको स्कैटर ट्रीज़ भी नज़र आते हैं या बुशेस नज़र आती हैं. तो नेक्स्ट हम फिर पहुंच जाते हैं बेटा पेज नंबर 259 पे, जिसमें हम कोट करेंगे फर्दर के जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इसमें हमें फ़र्दर क्या क्या इसके कैरेक्टर्स मिलते हैं. एक तो लेयरिंग आपको मिलती है, यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में डिफरेंट लेयर्स ऑफ ग्रासेस जो हैं वो डिफरेंट हाइट्स पे ग्रो करती है, आपको नज़र आती हैं. इसमें डिफरेंट सॉइल कंडीशंस इसकी डिफरेंट होती हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में. प्रेसिपिटेशन मतलब जो रेनफॉल है, बारिश है और एवापोरेशन है, वो हाई होती है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर. तो इस तरह से बहुत सारे ग्रासलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे जो आपको इम्परमिएबल विद एक्सेसिव सेलिनिटी मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पानी रुकने की वजह से सॉल्टी लैंड्स आपको भी मिलती हैं ग्रासलैंड्स में. एनिमल लाइफ अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की देखें तो बहुत सारी डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं जो ग्रासलैंड्स में हमें मिलती हैं. ये देखें, ये आपको दिखाई हुई हैं ग्रासलैंड्स में डिफरेंट किस्म की आपको एनिमल लाइफ्स भी. तो डोमिनेंट स्पीशीज़ में हर्बीवोर्स, ज़रा ग्रासलैंड है ना तो हर्बीवोर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे. इनवर्टिब्रेट्स भी, इंसेक्ट्स आपको मिलते हैं, ग्रास होपर्स बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे. अमंग रेप्टाइल्स आपको भी मिलेंगे, प्रीडेटर्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, लिजर्ड्स. तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के एनिमल्स, जिब्रास, वाइल्ड हॉर्सेस, ये सारे के सारे डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशन आपको ग्रासलैंड में मिलेगी. तो एज़ फार एज प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रासलैंड्स इज़ कंसर्न्ड, इन टेम्परेट ग्रासलैंड द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन इज़ अबाउट 700 to 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एनुअली. इन सब इसका मतलब ये हुआ कि मतलब इतनी प्रोडक्टिविटी है, इतना फोटोसिंथेसिस होता है और यील्ड आती है आपको ग्रासलैंड से. इन सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इट इज़ मोर देन 400 ग्राम पर मीटर स्क्वायर. इन एनुअल ग्रासलैंड लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स कंज्यूम relatively small amounts of the total herbage produced. Invertebrates, rodents and birds may consume an equal amount or a little more. तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको कितना वहाँ से फूड मिल जाता है ना ग्रासलैंड से, और प्रोडक्टिविटी भी बहुत है. ग्रासलैंड बहुत यील्ड करते हैं आपको, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल्स हैं और जाहिर है फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा होता है. अब ग्रासलैंड में ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, वही ग्रेजिंग. अगर एनिमल्स को, लाइफ स्टॉक को छोड़ दिया जाता है, अगर ओवर ग्रेजिंग करा दी जाती है तो ग्रासलैंड यू नो दैट दे टर्न इनटू डेजर्ट्स इन दिस वे. तो ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रासलैंड्स हैज़ बीन cultivation due to acid climatic conditions with soil erosion and salinity. तो ग्रासलैंड में सॉइल इरोजन का मतलब होता है बेटा कि वहाँ के सॉइल वेस्ट होना शुरू हो जाती है और सेलिनिटी यानी कि सॉल्ट एक्यूमुलेशन बहुत हो जाती है. तो फिर बहुत सारे फिर प्लांट्स नहीं भी ग्रो कर पाते ऐसे एरियाज़ में. फिर ग्रेजिंग मैंने आपको बताया कि एक ह्यूमन इम्पैक्ट है कि एनिमल ग्रेज आउट करा लिए जाते हैं, चारे के तौर पर कटिंग कर ली जाती हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं दे टर्न द ग्रासलैंड्स इनटू डेजर्ट्स बाय द प्रोसेस डेजर्टिफिकेशन. ठीक हो गया. तो ये ह्यूमन इम्पैक्ट बनता है ग्रासलैंड्स के ऊपर. तो यहाँ तक हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डेजर्ट इकोसिस्टम पे आएंगे. यहाँ तक आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गर्ल्स कर लेनी है. थैंक यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़.